कैसे हैं भी सब लोग। मैं नरेंद्र भाटी एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपन यहाँ पर चर्चा स्टार्ट करेंगे। ठीक भैया, तो सभी साथियों का स्वागत है। कमेंट्स थोड़े से बड़े कर देना, ठीक है। विवेक कुमार, मिष्टी, विनीता, रजनी, अजय सिंह, थोड़े से छोटे। ठीक भैया, विकास, ठीक है, सनी, वैभव, आदि, श्री, विकी, सब लोग अच्छे हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो बच्चों मैं महत्वपूर्ण शब्दावली पे अभी आऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ी सी बात करूंगा बच्चों गणतंत्र दिवस की। तो सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों, ठीक है। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को बच्चों, ठीक है। हालांकि हम बात करेंगे, अब सबको पता होगा गणतंत्र दिवस आपका क्यों मनाया जाता है ना। सभी को इसके बारे में जानकारी होगी पहले से, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं बच्चों, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हमारी नैतिक कर्तव्य भी बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है बच्चों कि भैया किस तरीके से, कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए भैया कि क्यों संविधान कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इन सब के बारे में। हालांकि हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आज भी चर्चा इसके बारे में थोड़ी सी जरूरी है बच्चों। दरअसल जैसे कि सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या होता है बच्चों, लागू होता है ना। भारतीय संविधान बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन क्या यूं ही लागू हो गया? संविधान का क्या महत्व है? ऐसा मान के चलिए कि आज अगर हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप अगर आज पढ़ पा रहे हैं, अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक देश में कहीं पर भी घूम फिर पा रहे हैं, आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं, इवन आप ऐसा कह सकते हैं आपके जीवन की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें बच्चों आपको कौन कहता है बच्चों? आपका सारा का सारा अधिकार, ये सारे अधिकार आपको कौन प्रदान करता है? आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर लो, आप छुआछूत की बात कर लो, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों आपका संविधान आपको अधिकार देता है। समझे बच्चों? अगर यहां पर आपसे चर्चा करें बच्चों, अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, तो यहां पर छोटा सा एक आइडिया बताता हूं कि जब हम गुलाम थे, जब हम आजाद नहीं थे, उस समय पर हमने महसूस किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि लोगों के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, लोगों के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। हमने महसूस किया कि हम कहीं पर भी घूमना फिरना चाहते हैं, कोई हमें टोका टाकी ना करे। हमने महसूस किया कि हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हमने महसूस किया कि हमारे ये छुआछूत वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। हमने महसूस किया कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रताओं को कोई आहत ना करे, हमें कोई गाय या सुअर की चर्बी के कारतूस ना दे, हमें कोई ईसाई धर्म या अन्य कोई भी धर्म अपनाने पर मजबूर ना करे, हमारी जाति के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से हमें कोई नीचा ना दिखाए, गरीब और अमीर के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, यह हमने महसूस किया। उसी आधार पर हमने संविधान को बनाने की यहां पर कोशिश की, और एक बेहतरीन संविधान निर्माताओं ने यहां पर बना के तैयार किया बच्चों। हालांकि आपको 26 जनवरी का महत्व भी पता होना चाहिए। ये सिर्फ इतना नहीं है, 26 जनवरी सिर्फ इतना नहीं है बच्चों, सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है कि भैया हमारा संविधान लागू हो गया, बात खत्म। ना ना ना, बड़ा महत्व है इस संविधान, इस 26 जनवरी का। आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं बच्चों, यहां पर याद रखिए। अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आपको पता होगा बच्चों क्या है कि भैया सीधी सी बात, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 में बच्चों क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। सारे बच्चे यहां पर याद रखेंगे भैया कि लाहौर अधिवेशन के बारे में आप लोगों को यहां पर पता होगा। लाहौर अधिवेशन ये किसका अधिवेशन है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। याद रखेंगे सारे बच्चे कि भैया कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 का, इसमें क्या किया बच्चों? इसमें सबसे पहली बात तो आपको यहां पर पता होना चाहिए भैया, इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं पहले बच्चों? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? इसमें अध्यक्ष होते हैं। जवाहरलाल नेहरू बच्चों क्या होते हैं? इसमें अध्यक्ष होते हैं। यहां पर हमने क्या किया बच्चों? पीडीएफ भैया मिल जाएगी, पीडीएफ नहीं मिल पाए, हाँ मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए मुझे क्षमा किया जाए, ठीक है भैया। तो यहां पर सारे बच्चे याद रखेंगे कि यहां पर हमने बच्चों क्या किया कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। यहां पर बच्चों क्या रखा है बच्चों? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य हमने तय किया कि हमें बच्चों क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। हमने डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम स्वतंत्र तो रहें। हम स्वतंत्र तो रहें, लेकिन लीडिंग पावर किसके पास हो? लीडिंग पावर ब्रिटेन के पास हो। लेकिन हमें ऐसा
डोमिनियन नहीं चाहिए। हमने तय कर लिया कि हम पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो इसी वजह से हमने यहां पर यह भी डिसाइड किया। यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर एक निर्णय और लिया गया। यहां पर बच्चों क्या है, एक निर्णय लिया गया बच्चों, यहां पर एक निर्णय लिया गया क्या, कि हम 26 जनवरी को बच्चों क्या मनाएंगे, स्वराज दिवस मनाएंगे। स्वराज दिवस मतलब खुद का राज है, स्वराज खुद का राज है। एक तरीके से हिसाब से स्वतंत्रता से जोड़ के देख सकते हैं, एक तरीके से हिसाब से स्वतंत्रता से जोड़कर देख सकते हैं कि हम एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी को। और 1930 से लेकर 1947 तक 17 साल, याद रखिए 17 साल हमें बच्चों क्या है, 17 साल हमने क्या मनाया, स्वराज दिवस मनाया 26 जनवरी को। मतलब ऐसा मान के चलिए हम गुलाम हैं भाई, 1947 तक तो हम गुलाम है ना। इस गुलामी के रहते हुए भी इस 26 जनवरी ने हमें एक अलग ऊर्जा दी, एक अलग अलग बच्चों एनर्जी हमें दी है कि गुलाम होते हुए हम स्वतंत्रता फील कर सके। कम से कम एक साल में एक बार तो ऐसा मान के चलिए, एक साल में एक दिन आता था जिस दिन हम मान के चलते थे कि हम स्वतंत्र, गुलाम होते हुए भी। समझ रहे आप बच्चों, गुलाम होते हुए भी हमें इस आजादी का एहसास कराने वाली 26 जनवरी, जिससे 17 साल हमने मनाया। हालांकि हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को बच्चों क्या होते हैं, हम आजाद होते। अब यार स्वराज दिवस कह लो या स्वतंत्रता दिवस तो आपका शिफ्ट हो गया कब, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे, सीधी सी बात है भाई, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हम सीधी सी बात है 15 अगस्त को हुए। लेकिन इस 26 जनवरी को कैसे भूल सकते थे दोस्त, जिस 26 जनवरी ने हमें गुलाम होते हुए आजादी का एहसास कराया था 17 साल, इस 26 जनवरी को कैसे भूलते। तो हमने यहां पर तय किया, हमने यहां पर बच्चों क्या किया, तय किया कि भैया हम जो स्वराज दिवस तो हमने मना लिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद भाई 15 अगस्त को हम आजाद हो गए, सीधी सी बात। 15 अगस्त 1947 में बच्चों क्या हुए, हम स्वतंत्र हो गए, है ना, स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 15 अगस्त को हो गया। लेकिन बच्चों आप याद रखिए, लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे सारे बच्चे कि भैया हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को प्यारे बच्चों याद रखिए हमारा संविधान लागू होता है। संविधान, अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हो गया, हाँ भैया संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। सारे बच्चे याद रखें भैया, यहां पर क्या होता है बच्चों, आंशिक रूप से लागू, है ना, आंशिक रूप से प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, यहां पर लागू हो गया आंशिक रूप से। आंशिक रूप से मतलब कुछ अंश लागू हो गया, पूरा संविधान लागू नहीं हुआ दोस्त, आंशिक रूप से। मतलब सीधी सी बात है, कुछ अंश लागू हुआ। कितना अंश, आपके सामने एक सवाल यह भी आ सकता है, कितना अंश। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे यहां पर। कितने भैया, कुल 16 अनुच्छेद यहां से लागू होते हैं ना, कुल 16 अनुच्छेद प्यारे बच्चों यहां पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। मतलब टोटल 395 अनुच्छेद में से हमने सिर्फ 16 अनुच्छेद यहां पर लागू किए। लेकिन यार हमने पूरा संविधान लागू कर सकते थे, क्योंकि संविधान तो तैयार था। हमने पूरा संविधान लागू क्यों नहीं किया, हमने पूरा संविधान दोस्तों यहां पर लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे दिमाग में था कि 26 नवंबर है, इसके बाद दिसंबर, इसके बाद जनवरी, मतलब 2 महीने का लगभग हम क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को ही हम लागू करेंगे, कि स्वतंत्रता दिवस तो हमारा 15 अगस्त हो गया, लेकिन उस 26 जनवरी को नहीं भूलना है। उसी 26 जनवरी के महत्व को देखते हुए हमने क्या किया बच्चों, कि 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया, संविधान आपका लागू कर दिया। समझे पहले बच्चों, तो यहां पर याद रखेंगे कि हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां पर डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया, संविधान पूर्ण रूप से लागू किया। संविधान बच्चों क्या किया भैया, पूर्ण रूप से लागू, है ना, पूर्ण रूप से लागू किया। मतलब यहां पर टोटल 395 के 395 अनुच्छेद हमने यहां पर क्या कर दिए बच्चों, लागू कर दिए। ये है आपका 26 जनवरी। तो आप समझ रहे हैं इस 26 जनवरी का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि संविधान हमारा इस दिन लागू हुआ, इसका महत्व 1930 से हमें समझ में आएगा, 1929 से हमें समझ में आएगा। ये 17 साल, उम्मीद करता हूं आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आई होंगी। समझे बच्चों, है ना।
समझे बच्चों इतनी बात? अब हम कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, हालांकि इस पे बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन इन शॉर्ट मुझे आपको बताना था। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पहले से होगी, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको आज मिल गई होगी, अगर नहीं भी है तो भी आपको आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी बच्चों। बाकी हम संविधान रोजाना पढ़ेंगे, लगातार आपके साथ रूबरू रहेंगे, तो हम और चीजें लगातार इसके बारे में जानेंगे बच्चों। वापस लौटते हैं अपनी संवैधानिक शब्दावली के बारे में, ठीक भैया, बहुत अच्छी। अब यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हैं बच्चों, क्या महत्वपूर्ण शब्दावली। अब यहां पर बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं भैया, क्या महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, ठीक भैया, महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में यहां पर थोड़ी सी चर्चा अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके बात करेंगे सभी के बारे में, एक एक करके बारे में बात करेंगे बच्चों। अब जैसे भाई हमने आपसे क्या देखा, लोकतंत्र हमने देख लिया था, गणतंत्र हमने देख लिया था, समाजवादी हमने देख लिया था, पंथ निरपेक्ष हमने देख लिया था, है जी। और क्या देखा था बच्चों, कोरम देख लेते, एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी मैंने देख ली थी ना, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी पे हमने यहां पर बात कर ली थी, ठीक भैया। लोकतंत्र, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष, निर्वाचित, मनोनीत, समाजवाद, कोरम, गणपूर्ति, ये हमने देख ली थी बच्चों, ठीक है भैया, ठीक है। आज हम थोड़ा सा संप्रभुता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। एक शब्द आप यहां पर लिखे बच्चों, क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता या संप्रभुत्व आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है संप्रभुता? आप में से कोई बताएगा पहले बच्चों कि संप्रभुता आपका क्या होता है भैया? संप्रभुता पहले बच्चों यहां पर क्या होता है, कोई बताएगा भैया? संप्रभुता जिसे हम क्या बोलते हैं, सोवरन, इसे हम कह सकते हैं बच्चों, क्या सोवरन कह सकते हैं, ठीक बच्चों, क्या बोलेंगे इसे? इसे आप सोवरन कह सकते हैं, इसे आप सोवरन कह सकते हैं। संप्रभु, अगर आम बोलचाल में बात करें तो संप्रभु मतलब खुद में प्रभु, खुद में प्रभु की बात कर रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि जो प्रभु है वो किसी के दबाव में कोई काम करेंगे क्या? साहिल शर्मा अगर मान लेते अपने आप में भगवान है, ईश्वर है, तो क्या किसी के दबाव में कोई निर्णय लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही कोई देश संप्रभु है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेगा, वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेगा। इसका मतलब कैसे निर्णय भाई? अपने आंतरिक निर्णय, अपने बाह्य निर्णय, मतलब विदेश नीति से संबंधित निर्णय। इसका मतलब क्या है बच्चों कि भैया भारत कोई भी देश अगर संप्रभु है तो इसका मतलब क्या है कि उस देश की आंतरिक तथा विदेश नीति बच्चों क्या होगी? स्वतंत्र होगी। अपने इंटरनल डिसीजन की बात कर लो, चाहे फॉरेन पॉलिसी से संबंधित निर्णयों की बात कर लो, ये वो स्वतंत्र रूप से लेगा, ठीक है। याद रखें बच्चों, क्या है, अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा, मतलब ठीक है, राष्ट्र की आंतरिक तथा विदेश नीति, सारे बच्चे याद रखें भैया कि आंतरिक तथा विदेश नीति, आंतरिक तथा विदेश नीति बच्चों क्या होगी? स्वतंत्र होगी, है ना। विदेश नीति स्वतंत्र होगी, ठीक है भैया, विदेश नीति स्वतंत्र होगी, ये बात आपको यहां से समझ रही है। आंतरिक तथा विदेश नीति बच्चों क्या होगी? स्वतंत्र होगी, मतलब अपने इंटरनल डिसीजन की बात कर लो। आंतरिक नीति मतलब हमारे देश में कृषि कानून लाना कि नहीं लाना, हमें CAA लाना कि नहीं लाना, हमें GST लाना कि नहीं लाना, हम अपने नागरिकों को कौन सी सुविधाएं देंगे, कौन सी सुविधाएं नहीं देंगे, हमारा देश डिसाइड करेगा, हमारे देश की सरकार डिसाइड करेगी। और अगर गलत है तो हमारे देश की जनता ही विरोध करेगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें देश की जनता विरोध करेगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारी जनता ने विरोध किया, हम उसे बदल सकते हैं। जैसे कि सरकार ने कृषि कानून बदला भी, आप नोटिस करते होंगे, लेकिन वहीं पे कृषि कानून हम लेकर आए और कोई बाहरी शक्ति हमसे कहे, अमेरिका हमसे कहे, चाइना हमसे कहे, फ्रांस कहे, रशिया कहे, यूके कहे, कोई भी कहे हमसे कहे भाई ऐसा कर लो, क्यों कर लो भाई? आप कौन? जानना पहचान तू मेरा मेहमान ना भाई, क्यों? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों कि क्या होगा भैया? हम डिसाइड करेंगे, हमारी जनता डिसाइड करेगी, हमारी जनता नाराज है, हम अपना फैसला बदल देंगे, लेकिन हम डिसाइड करेंगे, कोई बाहरी शक्ति इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। बच्चों सिर्फ ये फाउंडेशन कोर्स के तरीके से आपका बेसिक चीजें चल रही है, प्रॉपर क्लास अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, ये आपका बेसिक चीज आपको क्लियर कराई जा रही है। समझ रहे बच्चों कि बैच स्टार्ट से पहले स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आपको संविधान के बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, सिर्फ वही चीज आपकी अभी क्लियर कराई जा रही है। बाकी तो हम स्टार्ट करेंगे
फिलहाल बेसिक चीजों पे हम यहां पर बात करें आपका, ताकि थोड़ा सा बेस अच्छे से बन सके, ताकि आप एडॉप्ट कर पाए संविधान को, ताकि आप शुरुआत कर पाए अच्छे से, आपको कोई छोटी छोटी समस्याएं ना आए। तो पहले बच्चों यहां पर बात करेंगे भैया, मैंने आपको बता दिया कि आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। अब विदेश नीति मतलब मान लेते हैं भैया, हमारा मन है कि अमेरिका से कुछ हथियार खरीदने का, हमारा मन है रशिया से हथियार खरीदने का। जैसे कि अमेरिका कहता है कि भाई उससे हथियार खरीदोगे तो सिर्फ उससे ही खरीदोगे, आप फिर रशिया से हथियार नहीं खरीदोगे। लेकिन हमने नहीं किया भाई, हमारी मर्जी, हमने रशिया से खरीदे, आप कौन होते रोकने वाले, हमारी मर्जी है। फिर अमेरिका ने अपना रूल भी बदला, कहा ठीक है भैया भारत हमारा मित्र है और हम उसके लिए अपने नियम कानून यहां से बदल सकते हैं। भाई बदलना ही पड़ेगा, हम सॉवरन कंट्री हैं, हमारी मर्जी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब देशों में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, विचारधारा की लड़ाई चली थी, शीत युद्ध की स्थिति थी, दो ध्रुवीय विस्तार, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ आपका यूएसएसआर सोवियत संघ, जिसको आपका रशिया कह सकते हैं। तो कुछ देश जो नए नए देश आजाद हुए, कुछ अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, कुछ रशिया की गोद में जाके बैठ गए, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। लेकिन हमने कहा ना ना भैया ना, तुम्हारी आपसी लड़ाई आप लड़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुमसे काम होगा तो तुमसे भी बात करूंगा, तुमसे काम होगा तो तुमसे भी बात करूंगा। तो हमने दोनों से फायदा उठाया, हम अलग रहे। और आज भी हमारी वही पॉलिसी है कि भाई रशिया भी हमारा दोस्त है और अमेरिका भी हमारा दोस्त है। समझ रहे आप? एक बच्चे अगर सिलेबस, आदित्य भैया सिलेबस सबसे पहली क्लास में आपको सिलेबस ही बताया था, निश्चिंत रहिए, सबसे पहली क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताया गया था, शायद आपने देखा नहीं तो आप एक बार जाकर देख लेंगे। ठीक भैया, तो ये आपको मैंने संप्रभुता के बारे में आपको यहां पर बताया। अब बच्चों छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, हालांकि आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि गुरुजी ये टर्म आप मुझे बता दीजिए, मैंने सुना है इसके बारे में, कभी पढ़ा नहीं है। अब एक शब्द बच्चों अखंडता, हालांकि प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो इस शब्दों को हम दोबारा से भी पढ़ेंगे। एक शब्द बच्चों क्या है? अखंडता। इंटीग्रिटी आप इसे कह सकते हैं बच्चों, क्या इंटीग्रिटी आप इसे कह सकते हैं, पहले बच्चों आप याद रखिए इसे क्या बोल सकते हैं आप, इंटीग्रिटी आप इसे कह सकते हैं, इंटीग्रिटी आप इसे कह सकते हैं। अखंडता क्या होता है दोस्तों? अखंडता अगर आपसे चर्चा करूं, अखंडता, अखंडता मतलब जानते हैं? शीत युद्ध का था भैया, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी वहां पर जानकारी दी जाएगी, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। शीत युद्ध मतलब ऐसे मान के चलिए कि ऋषु श्रीवास्तव और पंकज, ऋषु और पंकज के आपस में एक ही क्लास में लड़ते, दोनों के आपस में धय बुद्ध धय कोनी वाली लड़ाई होगी, ऋषु और पंकज के बीच में, याद रखिए। ठीक भैया, यहां पर थोड़ा सा समझिए, ऋषु और पंकज के बीच में, ठीक भैया, धय बुद्ध धय कोनी वाली लड़ाई हुई है खूब। इसके बाद लड़ाई शांत होगी, इसके बाद बच्चों क्या है, लड़ाई शांत होगी। अब यहां पर बच्चों क्या है, अब यहां पर बच्चों क्या है कि अब दोनों में क्या लड़ाई किससे चलेगी, ऐसे ना घूर घूर के निकलते हैं। अच्छा तुझे तो देख लूंगा। तो क्लास में ग्रुप बनाना कि भैया मैंने अपने ग्रुप में 10 लड़के शामिल कर लिए क्लास के, मैंने बच्चों 12 शामिल कर लिए, फिर ये कह रहा है इसने 2 और शामिल कर लिए, इसने 3 और शामिल कर लिए। तो बच्चों लड़ाई नहीं चल रही है, सिर्फ ग्रुप बढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ क्या विचारधारा लड़ाई कि मैं अपने ग्रुप में इतने लोग शामिल कर लूंगा, मैं अपना ग्रुप बड़ा कर लूंगा, मेरा इतना बड़ा ग्रुप, घूर घूर के निकलना, ये सब क्या लड़ाई नहीं चले, लेकिन शीत युद्ध है, विचारधारा की लड़ाई है, घूर के एक दूसरे को निकले, सामने से युद्ध नहीं लड़ा है, ये अंतर मन का युद्ध है, विचारधारा का युद्ध है, दिमागी युद्ध है। यही आपका शीत युद्ध था, जो उसका रशिया और अमेरिका, ये यहां पर क्या करते कि मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग शामिल हो गए, जो जो नए नए देश आजाद हो रहे हैं उन्हें क्या अपने अपने ग्रुप में शामिल करते थे, अपनी पावर दिखाना, शक्ति दिखाना, देखिए मेरे पास ये है? अगले दिन से पंकज है ना बुलेट से आने लगे हैं अपनी पावर दिखाने के लिए। अगले ऋषु ने क्या किया, थार खरीद ली, इधर फॉर्चुनर ले ली, इधर ओडी ले ली। मतलब ये सब क्या है कि एक तरीके से ये शीत युद्ध है जो आपके और आपके पड़ोसी के बीच में होता है। आपके पड़ोसी ने घर में शीशे लगवा लिए, तुरंत अगले दिन आपने लगवा लिया। आपके पड़ोसी ने, है ना, आपके पड़ोसी ने मान लें थार लिया, आप अगले दिन जो आप बच्चों क्या है, आप स्कॉर्पियो लेकर आ गए। एक तरीके इस टाइप का युद्ध, तो यही आपका शीत युद्ध कहलाया जो आपका अमेरिका और रशिया के बीच में आपका चल रहा था। ठीक है, अब अखंडता, खंड मतलब सोचिए, खंड मतलब क्या होते हैं, टुकड़े, खंड मतलब टुकड़े, खंड मतलब बच्चों टुकड़े, और अखंड मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके, अखंड मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके।
ठीक है, तो याद रखिए अखंड मतलब कि भारत अखंड, अब भारत के टुकड़े नहीं हो सकते इसका मतलब क्या है, भारत के टुकड़े नहीं हो सकते बच्चों, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए कि भारत के टुकड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, तो याद रखिए इसका मतलब है कि भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहले बच्चों याद रखेंगे, अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब भारत के टुकड़े नहीं हो सकते, भारत का कोई राज्य चाहे कि उसे भारत से अलग होना है, मान लेते कल को जम्मू कश्मीर कहे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, ऐसे कैसे भाई, हम अखंड हैं, आपको अधिकार ही नहीं आपको भारत से अलग होने का, आप नहीं हो सकते अलग। यहां पर एक संदेश देने की कोशिश की कि कल को तमिलनाडु कहे कि तमिल प्रदेश के नाम से अलग अलग देश बनाना है, पाकिस्तान पंजाब कहे बच्चों क्या है कि खालिस्तान के नाम से बच्चों क्या है, खालिस्तान के नाम से बच्चों ने क्या बनाना भैया, अलग देश बनाना, नहीं बना सकते। हाँ सरकार चाहे तो एक राज्य के टुकड़े करके 2 राज्य बना सकती है, लेकिन भारत से बाहर नहीं जाएंगे, रहेंगे भारत के अंदर ही, भारत से बाहर आप नहीं जा सकते। भारत के किसी भी राज्य को अलग देश बनाने का या भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या, हम अखंड है, हम क्या बच्चों, अखंड है। समझे इतनी बात, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, सारे बच्चे यहां पर जवाब दें। मतलब जमीनी स्तर पे शब्दों का मतलब समझ रहे हैं ना, इन शब्दों का आपसे सीधे सीधे पूछा था अखंडता का मतलब क्या है, आपसे सीधे पूछ सकते हैं कि संप्रभुता का मतलब क्या है, ऑप्शन दिए 4, ये आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। समझे बच्चों, समझ में आई इतनी बात बच्चों। एक होता है आपका जमानत जब्त होना, एक होता है आपका बच्चों क्या है, हालांकि छोटी क्लास रहेगी आपकी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक आपका बच्चों क्या है, जमानत जब्त होना, है ना, जमानत जब्त होना क्या होता है भैया, जमानत जब्त होना, सारे बच्चे बताइए भाई जमानत जब्त होना क्या होता है। ये चुनाव से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, चुनाव से संबंधित आपके बच्चों क्या है, टर्मिनोलॉजी है। जमानत जब्त होना क्या होता है, जब आप चुनाव लड़ते हैं, मान लेते हैं धीरज चुनाव लड़े, तो जब ये चुनाव लड़ेंगे तो एक सिक्योरिटी मनी इन्हें डिपॉजिट करानी पड़ती है, एक सिक्योरिटी मनी बच्चों क्या होता है, डिपॉजिट क्या बच्चों क्या है, जो डिपॉजिट मनी है वो यहां पर जमा करानी पड़ेगी। जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा 25,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, SC ST है तो आप बच्चों क्या है 12,500 जमा करा सकते हैं। तो ऐसी हर चुनाव में एक डिपॉजिट मनी होती है। तो याद रखिए चुनाव के समय पर बच्चों क्या होता है, आप कोई फिक्स राशि जो जमा कर रहे हैं वो जमा करा दी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने अगर एक फिक्स, आपने इतने वोट प्राप्त नहीं किए, पहले डिसाइड होता है अगर इतने वोट आपको नहीं मिले तो आपकी जमानत राशि आपको वापस नहीं मिलेगी। समझे बच्चों, तो यहां पर याद रखेंगे, चुनाव के समय सभी प्रत्याशियों को ठीक है, जमानत के तौर पर एक अमाउंट जमा कराना होता है, जमा कराना होता है। और यहां पर याद रखेंगे कुल वैध मतों का, कुल वैध मतलब वैलिड वोट का, कुल वैध मतों का, वैलिड वोट का 1/6 मत ना मिलने पर ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। सारे बच्चे याद रखेंगे क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है ना, जब्त हो जाती है, मतलब आपकी जो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। क्लियर की बात, हाँ जी, प्रस्तावक न होता कोई भी बता देंगे, ठीक है। यहां पर याद रखिए सारे बच्चे कि जमानत राशि आपकी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। आपने क्या किया, बच्चों, मान लेते हैं कि डोली शर्मा
ठीक है भैया, मान लेते हैं डोली की बात करें बच्चों, डोली ने क्या किया, लोकसभा का चुनाव लड़ी, 25,000 रुपए इन्होंने जमा करे, 25,000 रुपए जमानत राशि होती इन्होंने जमा कर दी, और जो टोटल वोट पड़े थे उसका देखा जाएगा, अगर 1/6 वोट इन्हें नहीं मिले तो इनकी जमानत राशि 25,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, और मिल गए इन्हें 1/6 वोट तो इनके 25,000 इन्हें वापस मिल जाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? हाँ जी, आराम गुर्जर जी बताइए जल्दी से, क्यों ऐसा करते हैं? कोई भी मुंह उठा के चुनाव ना लड़े, एक मतलब एक जिम्मेदारी है एक तरीके की है कि चुनाव आयोग का काम ना बढ़े, चुनाव आयोग को जबरदस्ती परेशान ना किया, अन्यथा क्या होगा, कुशल भी चुनाव लड़ रहे हैं, पवन भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऋषु भी लड़ रहे हैं, ठीक है, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुशल भी चुनाव लड़ रहे हैं, समझे बच्चों, सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा ना हो, जिम्मेदार व्यक्ति ही चुनाव लड़े, इस वजह से यहां पर अफसाना चुनाव लड़े, तो भैया सीधी सी बात, इनका पैसा जमा होने का डर होगा, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे चुनाव लड़े, चुनाव आयोग का काम ना बढ़ाया जाए। एक बच्चे ने पूछा, चलो ये समझ में आ गया होगा, अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं। एक आपके बच्चों का है, जैसे मान लेते हैं सूरज पांडे को, मान लेते बच्चों, ऐसे समझिए, सूरज पांडे की बात करूं, सूरज पांडे को क्या चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। अगर सूरज पांडे को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 50 क्या है, प्रस्तावक चाहिए, इनके नाम को प्रस्ताव करने वाले, इनके नाम को आगे रखने वाले 50 लोग चाहिए, कि हाँ भाई 50 लोग हैं, आपका नाम आगे रख रहे हैं सूरज का, हाँ जी सूरज जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इन 50 को सपोर्ट करने के लिए 50 और चाहिए, जिन्हें क्या बोलते हैं, अनुमोदक। मतलब टोटल मिला के 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 100 विधायक या सांसद मिला के आपको, अगर आप जानते हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें से आपके 50 प्रस्तावक रहेंगे, 50 अनुमोदक। भाई 50 तो आपके नाम को प्रस्ताव रख रहे हैं और 50 इन 50 को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पहले वाले प्रस्तावक है, दूसरे वाले आपके क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। समझे बच्चों, बहुत ही शानदार। तो ये सारी बातें हैं जो आपको यहां पर समझनी है, ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर समझिए बच्चों, ठीक भैया, समझ में इतनी बात। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बच्चों, मैं कल आपको बता चुका हूं, शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद कल क्लास अटेंड ना कियो, तो कल की क्लास में आपको गणतंत्र आपको बता चुका हूं बच्चों, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों के दोनों पे हम कल चर्चा कर चुके हैं। हालांकि पीडीएफ मैंने नहीं भेजी थी, उसके लिए माफी चाहूंगा बच्चों, तो आज मैं पीडीएफ भेज दूंगा सारी, ठीक है। आज दरअसल मेरे क्लास लेने का मोटिव, मैं पहले क्लास ले नहीं रहता आज, फिर मुझे लगा आज तो गणतंत्र दिवस, आज क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, एटलीस्ट आपको गणतंत्र दिवस के बारे में तो बेसिक जानकारी आपको देनी चाहिए, इसलिए मैं आज आपसे जुड़ा था बच्चों, ठीक भैया। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने अभी तक बताया उसमें किसी को कोई समस्या है, और अगर सारी चीजें क्लियर तो एक बार थम्स अप करके मुझे सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे मुझे एक बार बताइए, हाँ जी, सारे बच्चे एक बार बताइए थम्स अप करके, ठीक भैया। हाँ भैया, पीडीएफ डाल देंगे, निश्चिंत रहिए, पीडीएफ डाल देंगे ना, पीडीएफ डाल देंगे, परेशान ना होइए, पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, पॉलिटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पॉलिटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, समय से खत्म हो जाएंगी सारी चीजें। आप बस इस चीज के लिए परेशान ना होइए कि हाँ जी आपकी चीजें कब खत्म होगी, कितना समय लगेगा, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। फास्ट चलेंगे कि स्लो चलेंगे, इस चीज को लेकर भी आप परेशान ना होइए। मुझे पता है किस समय पर कितनी स्पीड से कैसे चलना है, कितना बच्चे पचा पाएंगे। शुरुआत में कम पचा पाते हैं, इस बात में जो आपकी स्पीड खुद बढ़ जाती है, जो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है ना, आपको लगता है अरे बात थोड़ी सी स्पीड से और पढ़ना चाहिए, लेकिन शुरुआत में आप सबको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि मैं मानता हूं कुछ एक 10-20 बच्चे, 30-40 बच्चे है ना, 50 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें शायद थोड़ी सी ज्यादा जानकारी हो, शायद उन्हें हो सकता है जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूं सारी जानकारी आपको हो, तो आप इसमें बधाई के पात्र हैं। लेकिन बच्चों, आपका यह भी कर्तव्य बनता है कि आपके जो दूसरे साथी यहां पर पढ़ रहे हैं उन्हें भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, वो भी बेचारे पढ़ने के लिए आए हुए है ना, तो उनके लिए बेसिक जानकारी थोड़ी सी जरूरी होती है। अरे था कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद आप सब लोग पुराने हो जाएंगे, आप सबकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आप सब इतनी चीजें एडोप्ट कर पाएंगे आसानी से, सब आसानी से एडोप्ट कर पाएंगे बच्चों। लेकिन शुरुआत में, हाँ बच्चा, इंग्लिश हिंदी को लेकर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आती, हर एक टर्म मैंने आपको बता दी बच्चों, ठीक है। जो सिक्योरिटी, ये आपकी सिक्योरिटी एक तरीके की, ठीक है भैया।
ओके, धन्यवाद बच्चों। हाँ भैया, न्यू स्टूडेंट, मुझे पता है, मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे नए बच्चे जो पहले नहीं पढ़े, लेकिन इतना है, अगर आप मेरे साथ एक बार पढ़े और कंप्लीट पढ़ लिया आपने, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जिसने कंप्लीट मुझसे पॉलिटी पढ़ ली है, कहीं पर भी किसी भी वनडे एग्जाम में वो जल्दी से मात नहीं खाने वाला, इतना मुझे भरोसा है। और ये भरोसा मुझे आप पर भी होगा एक दिन जब आप कंप्लीट क्लास कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन आपको भी भरोसा करना पड़ेगा कि आसानी से आप मस्त होकर पढ़ते रहिए। ठीक है भैया? ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहां पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं ना, और भी यहां पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि आप मुझे सजेस्ट करिए अगर आपको कोई टर्म समझनी है आज के लिए। हालांकि मैं आज आधे घंटे ही क्लास लेने के लिए आया हुआ था, मैं सिर्फ रिपब्लिक डे पे बात करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो सर आज बहुत ज्यादा थकान है, आप ऐसा कह सकते हैं। रात अब सबको पता होगा शादी थी, एक उसमें गए थे, नितिन सर सोना मैम की शादी थी, तो उसमें रात गए हुए थे। अब जैसे तैसे उठकर वैसे ना मुंह भी नहीं धुला है, सच बताओ, ऐसे पानी मार के ऐसे आ गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे चर्चा जरूरी थी। नहीं, ब्रेक नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट रोजाना रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ भैया, पीडीएफ मिलेगी इसकी, बिल्कुल बच्चों पीडीएफ मिलेगी ना, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, निश्चित रहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में अंतर है भैया, बिल्कुल। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जो सरकार होगी जनता द्वारा निर्वाचित, इलेक्शन की बात करते हैं, है ना, इलेक्शन की बात करते हैं। और यहां पर बात करें कि लोकतंत्र, गणतंत्र कहता है भैया शासन वंशानुगत नहीं होगा। शासन क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने चुनाव करा लिया बात खत्म, ना ना ना, हर एक फिक्स समय के बाद आपका चुनाव होना जरूरी है। जो देश का प्रमुख होगा, भाई आसान भाषा में अगर आप ऐसे समझिए कि सरकार निर्वाचित होगी, लोकतंत्र बताता है, और जो देश का प्रमुख हेड ऑफ नेशन होगा वो इलेक्टेड है या नहीं है, ये आपका गणतंत्र बताता है। या और बारीकी से अगर आप इसे और अलग तरीके से देखा चाहे तो प्रधानमंत्री निर्वाचित होगा, ये आपका लोकतंत्र बताता है। राष्ट्रपति आपका निर्वाचित होगा, ये आपका गणतंत्र बताता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति आप कह सकते हैं हेड ऑफ नेशन। जैसे ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, क्योंकि सरकार या प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर वहां पर इलेक्टेड होता है, लेकिन जो हेड ऑफ नेशन है ब्रिटेन में, वो क्या बच्चों, राजा या रानी होती है, जो कि क्या होता है बच्चों, आपका इलेक्टेड नहीं होता, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा बनते रहते हैं। तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन क्या बच्चों, गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि सरकार निर्वाचित है। लेकिन देश का प्रमुख निर्वाचित नहीं है, ये वहां पर बच्चों क्या है, वहां पर क्या है आपका रिपब्लिक, गणतंत्र नहीं, मतलब आपका रिपब्लिक या गणतंत्र आपका ब्रिटेन नहीं है। समझे? तो अभी निश्चित बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया? लोकपाल क्या होता है? देखो, लोकपाल और लोकायुक्त तो बच्चों क्या तरीके से आप कह सकते हैं, हालांकि इनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा समझिए कि राज्य में घोटाले के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की ये व्यक्ति है जो इन सब की जांच करेगा, आपका लोकपाल होता है। और राज्य में आपका लोकायुक्त होता है। सेंटर में लोकपाल, लोकायुक्त, ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए, अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक भैया, समझे बच्चों? चलो, कुल मिला के यहां पर बात करें बच्चों, आज की चर्चा में थोड़ा सा यहीं तक रखूंगा दोस्तों ना, आज की चर्चा यहीं तक रखूंगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो कल से आपका प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर देंगे ना, कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है बेसिक जानकारी आपको थोड़ी सी हो गई है, आप शायद एडॉप्ट कर पाएंगे। वैसे भी ज्यादातर बच्चे बड़े समझदार से लग रहे हैं मुझे, पता नहीं आप आगे चल के पता चलेगा आप कितने समझदार हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक लग रहा है कि हाँ, सारे सारे बच्चे कोऑपरेटिव हैं, सब सहयोग करते हैं, सब अच्छे से, मतलब एक होता है ना, कई कई बार होते हैं थोड़े से बच्चे नटखट थोड़े से ज्यादा होते हैं। हाँ, नटखट बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन क्लास के दौरान नहीं, है ना। क्लास के दौरान, क्लास से पहले 5 मिनट, क्लास के 5 मिनट आप थोड़ी मस्ती करिए, बीच में थोड़ी मस्ती चलेगी, लेकिन शैतान नहीं होने चाहिए। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भैया? तो ठीक है भैया, तो बाकी मिलेंगे अपन कल फिर एक शानदार सेशन में। ठीक है? ठीक है बच्चों? हाँ, चलो भाई, तो बाय दोस्तों सभी को। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए ना, मेहनत करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक शानदार सेशन में, मतलब कल से हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, प्रॉपर तरीके से कल से पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। जो आपका मैंने सिलेबस बताया, सिलेबस में बता चुका हूं बच्चों, एक बार जाके देख लेना वीडियो में। ठीक है, पीडीएफ इसकी भेज दूंगा आज।
मतलब शुरुआत वाली जो तीनों पीडीएफ है, 3 क्लास टोटल हो गई है, तीनों पीडीएफ आपको भेज दूंगा आज। ठीक है भैया, समझे बच्चों? तो बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।